हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग क्या क्या बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ दो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फैराडे ने दिया। तो हम लोग फैराडेज का जो लॉज है, जितने भी लॉज, फैराडे ने बेसिकली दो लॉ दिया था। उस फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, और साथ में हम लोग लेंज लॉ के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कोशिश करते हैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट अस वी कैन कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, मैंने रिसेंटली अभी स्पेशली लेक्चर का वीडियो बना रहा हूं कि अभी रिसेंटली पेपर भी होने वाला है और ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है। और ये जो चैप्टर है बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और ये स्कोरिंग भी है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इस चैप्टर के अंदर मार्क्स को स्कोर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जो डिस्कस करेंगे, तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और जब वो लैब में बैठा हुआ था तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर कर के वो थक गया था, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे वो कुछ कंक्लूड कर पाए। तो लास्ट में क्या था, उसके हाथ में जो भी था ना, मतलब लोग कोई भी आप जैसे काम करते हो तो काम करते करते आप इरिटेट हो जाते हो, इरिटेट होने के बाद क्या करते हो, छोड़ दो, रहने दो। तो उसके हाथ में जो भी डिवाइसेस होगा या कुछ भी चीज़ होगा, उसने क्या किया, गुस्से में आकर के शाम के टाइम में ऐसे फेंक करके जाने लगा। जैसे ही उसने फेंका तो सेटअप तो था ही पहले से, उसने देखा यार गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आया। देन ही स्टार्ट्स देयर एक्सपेरिमेंट। तब जाकर के वहाँ से उसने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और फिर वहाँ से उसने जो थेसिस दिया, जो भी लॉज को उसने क्रिएट किया, उसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला जो आपको हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ इंड्यूस कैसे होता है, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब कोई प्रॉपर्टी किसी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होता है, तो बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग किस कॉन्सेप्ट बारे में समझेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ही मैं बता रखा होगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किए थे, तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फ्लक्स एक प्रकार का फ्लो होता है। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ फ्लो। फ्लक्स एक काइंड ऑफ फ्लो, एक प्रकार का क्या होता है, फ्लो होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा तो दैट बिकम्स मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि मैंने फ्लक्स में काफी कुछ डिस्कस कर रखा हूं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप रखते हो, जैसे किसी सरफेस के ऊपर चार्ज है, आर गॉट माय पॉइंट और नॉट, तो वहां से क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। जो फील्ड लाइन उस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करेगा, दैट मींस जो फील्ड लाइन उस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करेगा, केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक उसी तरह से कोई मैग्नेट रखा हुआ है, जैसे मान के चलिए, सपोज करते हैं हम यहां पे कोई भी एक मैग्नेट रख देते हैं। आर गॉट माय पॉइंट, दिस इज ए बार मैग्नेट, तो दिस इज हैविंग नॉर्थ पोल एंड दिस इज हैविंग साउथ पोल। आर गॉट माय पॉइंट, यहां से डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगा, फील्ड लाइंस निकलेंगे। यहां पे क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन से फील्ड लाइन निकलेंगे। दैट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ पोल से क्या होता है, एग्जिट होता है, और साउथ पोल से एंटर होता है। ये हमारा एंटरिंग पॉइंट है और ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। तो यहां से तो हर डायरेक्शन में फील्ड लाइंस रिलीज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो फील्ड लाइन इस मैग्नेट
के परपेंडिकुलरली पास करेगा या नॉर्मल टू द सरफेस को क्रॉस करेगा, सिर्फ वही फील्ड लाइंस हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, एक काइंड ऑफ फ्लो, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस और passes the surface area normally। ये नॉर्मली शब्द को ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। मैंने क्या लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली एक काइंड ऑफ फ्लो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फ्लो होगा तो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन वो फील्ड लाइन कैसे पास करना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस करना चाहिए। तो मैंने डेफिनेशन लिखा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस और पासेस द सरफेस एरिया नॉर्मली। जब कोई भी किसी भी मैग्नेट से जो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर उस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करेगा तो इट बिकम्स देयर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक सरफेस ले लिया, सपोज कीजिए दिस इज अ सरफेस। तो हम इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न स्केच करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, this is b vector, this is b vector, are you got my point or not? और this is their area, इसको a से लिख सकते हैं। तो किसी को भी ले लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, n cap। n cap that means area vector, the vector which is normal to the plane is called as area vector। okay, अब इसी चीज को हमने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। इसी सरफेस को हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। थोड़ा सा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। दिस इज देयर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इसमें हम एरो पॉइंटिंग कर देते हैं, ठीक है। आपको समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज बी वेक्टर। अब देखिए ये अपने पे थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइंड है। तो हम क्या करते हैं, आप जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना, डेट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसका एन कैप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो बेसिकली फॉर्मूला आया फाई, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ। इसी चीज को मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दिस इंप्लाइज, इसको जब हम ओपन करेंगे तो डॉट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज, टोटल एरिया हमारे पास ए, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो दैट विल गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बी इंटू डी ए, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और ए कंप्लीट एरिया। तो फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट बी वेक्टर डॉट ए, दैट विल आल्सो गिव यू द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, ये रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप सब लोग जानते हैं वेबर होता है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ फाई बी, वेबर कहते हैं इसको, डब्ल्यू बी, जिसको आप टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा एसआई यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। बट मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट हम लोग किसको लेके चलते हैं, वेबर,
चलिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई नया चीज़ ज़्यादा नहीं है। चलिए अब सबसे बात करते हैं, ये तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए मुझे किसको समझना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है हमने समझा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस को नॉर्मली पास करेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि फैराडे ने क्या लॉ दिया था। तो फैराडे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया कि एक कॉइल लिया और एक मैग्नेट लिया। उसने क्या किया, जैसे हम आपको बताते हैं, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, यानी कि फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था, देखिए अगर एक एक करके इसको हम समझने का कोशिश करें तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो फैराडे ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि कॉइल को रेस्ट पे रखा, उसके सामने मैग्नेट को मूव कराया, तो भी देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। तो व्हेन एवर द डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द गैल्वेनोमीटर, इट मीन्स ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दूसरे में उसने क्या किया, मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और कॉइल को उसके सामने क्या किया, मूव किया। फिर भी देखा कि कॉइल के अंदर जो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर जो कनेक्टेड था, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया, तो ये फिर से इंडिकेट करता है कि ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। यानी कि कॉइल को रेस्ट पे रखा, मैग्नेट को मूव कराया, मैग्नेट को रेस्ट पे रखा, कॉइल को मूव कराया, तो दोनों केस में उसने क्या देखा कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो उसने कंक्लूजन क्या दिया कि इट मीन्स हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन कॉन्सेप्ट यहीं से आया, ईएमआई जिसको हम लोग कहते हैं, कि जब तक किसी भी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करते रहोगे तब तक ईएमएफ उसके अंदर क्या होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कैसे करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बेसिकली चेंज करने का हमारा बहुत सारा पैरामीटर है। आप किसी सर्किट के अंदर क्या करो, करंट को वेरी करते रहो, व्हेन द करंट वेरिंग इन द सर्किट टिल द फ्लक्स चेंजेस एंड द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो ये मेन चीज होता है कि मैग्नेटिक हम ईएमएफ को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। दैट मीन्स जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ क्या होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा। तो फैराडे का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, मैंने बताया, कॉइल को उसने रेस्ट पे रखा, मैग्नेट को मूव कराया। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, देखो इसको समझेंगे कैसे, तो एक डायग्राम के जरिए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक लूप है, सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एक लूप है। इसको हमने किससे कनेक्टेड कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। इसका निडल हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक मैग्नेट रख दिया। दिस इज देयर नॉर्थ पोल एंड दिस इज देयर साउथ पोल। आर यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। अब दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक तरह से हम DOM जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है हमारे पास, मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द कॉइल, ये टुवर्ड्स द कॉइल, हाँ ठीक है, टुवर्ड्स द कॉइल। तो ऑटोमेटिकली जैसे टुवर्ड्स आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस। तो जो भी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन। अगर इधर की तरफ हो रहा है तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या दिखा देगा, डिफ्लेक्शन दिखा देगा, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा आई होप। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिखाओ, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था, उसने क्या किया, देखिए इसमें तो टुवर्ड्स गया, तो सेम इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अबे भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक लूप ले लिया,
ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये हमारे पास बार मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा ये इस तरह से होगा, तो डिफ्लेक्शन हमारे पास गैल्वेनोमीटर में अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अबे फ्रॉम दी कॉइल, यानी कि ये अबे जा रहा है। क्या जा रहा है, अबे जा रहा है। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। इस पे ध्यान देना है, जब अबे जाएगा तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ये तो लेंज ने दिया था, लेकिन मैं आपको जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। ये फ्राइडे का हमारे पास क्या था, एक्सपेरिमेंट था। इस दोनों केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉइल जो है एट रेस्ट है, कॉइल एट रेस्ट, और इसमें भी देखा जाए तो कॉइल एट रेस्ट। लेकिन मूव कौन कर रहा है, हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है। मैग्नेट हमारा मूव कर रहा है और कॉइल किस पे है, रेस्ट पे है। तो बेसिकली क्या है, कॉइल रेस्ट पे है, मैग्नेट मूव कर रहा है। मैग्नेट दो ही केस में मूव कर सकता है, या तो टुवर्ड्स कर सकता है या अबे कर सकता है। दोनों केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो लेंज ने दिया था, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट देखें। अब इसी तरह तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि मैग्नेट को रेस्ट पे रखा, फिर कॉइल को मूव कराया। तो मान के चलिए एक छोटा सा ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर हमने क्या किया, इस कॉइल को रख दिया। उतना डायग्राम बनाएंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और बोरिंग भी लगेगा। तो इस वजह से आप जस्ट इसको समझ लीजिए, बुक वगैरह में देख लीजिएगा, बहुत सारे डायग्राम आपको बुक में मिल जाएंगे। यानी कि मैग्नेट को हमने किस पे रख दिया, रेस्ट पे रख दिया। तो जहाँ पे भी मैग्नेट को रेस्ट पे रखेंगे तो वहाँ पे v इज इक्वल टू 0 हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैग्नेट को अगर हम रेस्ट पे रख देंगे, इसको एक ट्रॉली पे रख के मैग्नेट के पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, टुवर्ड्स और अबे लेके जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो वही बात है, ईएमएफ इंड्यूस किसके अंदर होगा, कॉइल के अंदर होगा। वही बात है, चाहे तारबूज चाकू के ऊपर गिरे या चाकू तारबूज के ऊपर गिरे, कटना किसको है, तारबूज को ही गिरना कटना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके अंदर होगा, सिर्फ कॉइल के अंदर होगा। क्योंकि फ्लक्स चेंज जिसके अंदर हो रहा है, फ्लक्स चेंज किसके अंदर हो रहा है, कॉइल के अंदर हो रहा है। तो ईएमएफ भी इंड्यूस किसके अंदर होगा, कॉइल के अंदर होगा। अब हम फ्राइडे का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम कंक्लूड कर देते हैं। तो फ्राइडे के एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, फ्राइडे के एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फैराडेज लॉ, इसी को हम लोग कह सकते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ, फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ, फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या था, तो फर्स्ट लॉ हम सिंपली लिख सकते हैं, इट गिव्स the concept of electromagnetic induction. It gives the concept of electro, इसने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फेनोमेनन ऑफ EMI, that is it gives the phenomenon of EMI। इसने किसको दिया, सिर्फ EMI के फेनोमेनन को क्या किया, एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, तो कोई भी हमारे पास क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट के अंदर जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहोगे तब तक EMF हमारा क्या होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जब तक आप करंट को वेरी करते रहोगे, टिल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल टेक्स प्लेस, और टिल द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज प्लेस टिल EMF विल बी इंड्यूस। यानी कि जब तक किसी क्लोज सर्किट के अंदर करंट चेंज होगा तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और जब तक करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक EMF भी क्या होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा। तो फ्राइडे का जो फर्स्ट लॉ था, यानी कि फ्राइडेज लॉ ऑफ EMI, फ्राइडेज लॉज ऑफ EMI भी आप कह सकते हो उसको,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग फैराडे ने क्या लॉ दिया था, तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई अगर देखें तो उसमें सबसे फर्स्ट लॉ क्या है, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम कह सकते हैं दैट इज इट गिव्स द फेनोमेनन ऑफ ईएमआई। तो ऑब्वियसली है, इसी को उसने एक्सप्लेन किया था कि whenever the change in magnetic flux will takes place till the EMF will be induced in the closed loop. ओके, नेक्स्ट फ्राइडे का सेकेंड लॉ क्या था, तो वो भी हमको समझना है। फ्राइडे का सेकेंड, देखिए इसका हम बहुत ज़्यादा लिटरेचर बना करके नहीं आपको बता रहे हैं, क्योंकि लिटरेचर तो ऑलरेडी बुक में भी मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, तो डेफिनेशन तो आप मेन है, कॉन्सेप्ट को समझिए, वर्ड में तो आप खुद भी बना सकते हैं, कोई नया चीज़ ये नहीं है। सेकेंड लॉ, फ्राइडे ने सेकेंड लॉ क्या दिया था, तो फ्राइडे का जो सेकेंड लॉ है ये सिर्फ अब ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को तो उसने दे दिया, लेकिन ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, तो फ्राइडे का सेकेंड लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इट गिव्स द magnitude, it gives the magnitude of induced EMF. It gives the magnitude of induced EMF, जिसको हम लोग कह सकते हैं that means rate of change of magnetic flux. दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो मैथमेटिकल हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मोड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई क्या लिख सकते हैं, डी टी। सेकेंड लॉ, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको मोड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या हम कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फ्राइडे का सेकेंड लॉ था। लेकिन फ्राइडे का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होगा, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, उसने जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा उसके मैग्नीट्यूड को भी उसने दिया, लेकिन उसने ये नहीं बता पाया फ्राइडे ने कि अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स फ्राइडेज लॉ डजंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बाद में एक अलग से साइंटिस्ट आया जिसको हम लोग जानते हैं लेंज के नाम से जानते हैं। तो लेंज ने अपना लॉ दिया, तो लेंज ने बेसिकली क्या लॉ दिया कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो लेंज का लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन को उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। और फ्राइडे का सबसे बड़ा फेल्योर ये था कि उसने जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके डायरेक्शन को उसने नहीं दिया था, फेनोमेनन को किया, साथ में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको भी एक्सप्लेन किया, लेकिन डायरेक्शन को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसने दिया था, लेंज ने दिया था। तो चलिए बस लेंज का लॉ को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास आ गया लेंस लॉ। लेंस लॉ, लेंस ने क्या कहा था, ये कहा था इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ induced, it gives the direction of induced EMF in such that it opposes the cause which produces it। देखिए इस वर्ड को ध्यान से समझने का कोशिश की, मैं क्या लिख रहा हूं कि लेंज लॉ इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उस वो किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को किसने दिया था, लेंज ने दिया था। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा था कि इन सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। दैट मीन्स ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भी मैग्नेटिक, जो भी डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या जिसके वजह से हमारा
ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड होगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो उसके कॉज का क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज इट opposes the change in magnetic flux। बहुत सिंपल, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैंने क्या कहा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। मतलब जो भी इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को क्या कर रहा है, ये उसी को अपोज कर रहा है। तो आप किसी भी सर्किट के अंदर में देखोगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, बिल्कुल वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। किसमें होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली हम इस चीज को देखते हैं, तो मैथमेटिकली जैसे लेंज ने क्या, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस d∅dt। ये माइनस जो यहां पे लगा है नेगेटिव साइन, यही इंडिकेट कर रहा है, ये अपोज करता है, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जिसके कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी को क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अगर यही, ये तो हमने किसके लिए लिया, फॉर एक, अगर सिंगल कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt फॉर n टर्न्स के लिए देखोगे तो यही ईएमएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस n d∅dt। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हमारे पास, एंड ये हमारे पास किसके लिए था, सिंगल टर्न के लिए। फॉर आप लिख सकते हो फॉर सिंगल टर्न, और ये कितने टर्न के लिए है, फॉर n टर्न्स। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और भी हम लोग देखेंगे, जिसके ऊपर आप जिसके बाद आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पे न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी होता है। चलिए, बहुत ही छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ कि लेट इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स change from phi1 to phi2, then induced EMF will be, EMF is equal to minus n phi1 minus phi2 divided by T। आप ये लिख सकते हो, लेट इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज फ्रॉम phi1 टू phi2, कहां से कहां चेंज हो रहा है, phi1 से phi2, तो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस n phi1 माइनस phi2। एक मिनट, सॉरी मैंने क्या लिखा हूं, लेट इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज फ्रॉम phi1 टू phi2, ओ सॉरी, दैट इज देयर हाईएस्ट वैल्यू ना, तो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, सॉरी, phi2 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, phi1। ओके, क्यों मैंने n से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अगर मैं सिंपली लिखता हूं ईएमएफ बराबर phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई t, तो दैट इज ओनली फॉर सिंगल लूप। बट यहाँ पे अगर मैंने माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, तो नंबर ऑफ n टर्म्स के लिए जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा वो माइनस n phi2 माइनस phi1 अपॉन में t हो जाएगा। आप इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, माइनस n phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाय t। तो देखिए, आज के लेक्चर में तो हमने बेसिकली आपको फ्राइडेज का लॉ और लेंज का लॉ क्या था, मैंने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर 2 चीज़ को इंपॉर्टेंट समझना है। पहला चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से होता है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा सर्किट के अंदर।
दूसरा चीज़, इसको किसने दिया था? फ्राइडे ने दिया था। फ्राइडे ने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ फ्राइडे का क्या था? सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया था। दूसरा लॉ क्या था कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू d∅dt। तीसरा जो लेंज आया उसने ये कहा कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स दे विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंज ने, और सॉरी लेंज का तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि डायरेक्शन क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। लेंज के लॉ का हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन करें, ये तो हमने लेंज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बताया आपको, डायरेक्शन हम बता देते हैं ताकि उस पर जो लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेंज ने क्या कहा था? लेंज ने सिंपली ये कहा था, देखिए लेंज के अकॉर्डिंग डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज ने क्या कहा था? बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने जैसे एक कॉइल ले लिया, आर यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? दिस इज गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने मैग्नेट को किसकी तरफ मूव किया? टुवर्ड्स, तो बहुत यानी कि टुवर्ड्स दी क्वाइल। तो बड़ा सिंपल सी बात है, देखो इसको समझने का कोशिश करना। यहाँ से फील्ड लाइन रिलीज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी, यानी कि DOM है। ये DOM का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या है हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो मैग्नेट है वो टुवर्ड्स द कॉइल हमारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये क्या करेगा? जो यहाँ पे कॉइल है इसके अंदर भी पोलैरिटी डेवलप होगा, ये क्या करेगा? इतराएगा। जब इसको मिल रहा है तो ये नखरे दिखाएगा, तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या होगा? सेम पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी कौन सा पोलैरिटी आ जाएगा? नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साउथ पोल। तो ये जो कॉइल है ये भी अपने आप में किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? एक मैग्नेट की तरह। तो जब सेम पोलैरिटी हमारे पास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली किधर की तरफ जाएगा? कोई भी फील्ड लाइन कॉइल के अंदर कैसे जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये डायरेक्शन हमारा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि निडल हमारा डिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये आप लिख दो, यहीं पे मैं लिख ही देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि आप कंक्लूजन ये लिख सकते हो कि कोई भी मैग्नेट अगर टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है तो जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज, टुवर्ड्स द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी तरह से जैसे हमने ये लूप ले लिया, फिर इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, ठीक है। और ये हमने क्या ले लिया? मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो गया हमारे पास? अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी कि कॉइल से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। तो जैसे ही अबे जाएगा तो इसमें क्या होगा? अपोजिट पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? साउथ, और ये नॉर्थ हो जाएगा। देखो नॉर्थ तो साउथ, क्या है यहाँ पे? अपोजिट पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी तो नहीं है। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आप किसी से किसी चीज़ को छीनोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चाहेगा कि वो चीज़ हमसे ना ले, तो वो क्या करेगा? अपोजिट पोलैरिटी को डेवलप करेगा। मतलब यहाँ पे क्या करेगा? साउथ को डेवलप कर देगा, ये नॉर्थ को डेवलप कर देगा। तो साउथ और नॉर्थ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन होगा। तो ये कॉइल फिर अपने आप में किसके तरह बिहेव करने? एक बार मैग्नेट की तरह। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग, नॉर्थ से साउथ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको ध्यान रखना। तो जैसे इधर की तरफ जा रहा है, डिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा? नीडल के अंदर इधर की तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लेंज ने क्या लॉ दिया था? लेंज ने लॉ दिया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया कि अगर आप बार मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल मूव कराओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर वहीं पे कोई भी कॉइल है, मैग्नेट को अगर आप मूव तो करा रहे, दोनों केस में मैग्नेट मूव हो रहा है, लेकिन एक में क्या हो रहा है? टुवर्ड्स जा रहा है, एक में हमारे पास अबे जा रहा है। तो जब अबे लेकर के जाओगे, मैग्नेट से, कॉइल से दूर मैग्नेट को लेके जाओगे, तो इसमें किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कंक्लूजन बहुत ही क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर में आपको फाइनल कंक्लूड कर देता हूं कि लेंज ने क्या कहा था? लेंज ने ये कहा था कि अगर आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराओगे, मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और किसी मैग्नेट को अगर आप कॉइल से अबे लेकर के जाओगे, दूर लेकर के जाओगे, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थैंक यू।